पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक के बारे में यानी किडनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोग का चैप्टर चल रहा है उत्सर्जन चैप्टर। उत्सर्जन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रेक किस प्रकार कार्य करता है और ब्रेक का इकाई होता है न्यूरॉन, सॉरी ब्रेक का इकाई होता है नेफ्रॉन। यानी एक ब्रेक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और ये सम्मिलित रूप से काम करके उत्सर्जन की क्रिया को संपादित करता है, यानी और रक्त को छानने का काम करता है ना। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन की हम लोग संरचना करेंगे कैसे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है मानव के नेफ्रॉन का की संरचना करें। देखिए बहुत ही आसान है। पहले एक हम लोग सी के आकार की रचना बनाएंगे, ठीक है। सी आकार की रचना बनाएंगे। इसके बाद एम बनाएंगे। एम बनाएं। अब यहां से थोड़ा सा पतला करेंगे। पतला करने के बाद ये यू बनाएंगे। यू बनाएंगे। इसके बाद फिर थोड़ा सा मोटा करेंगे और फिर एम बनाएंगे। और यहां से इस प्रकार लगभग बन करके कंप्लीट तैयार हुआ है आपका नेफ्रॉन। इसमें अब यहाँ कुछ बाकी है। ग्लोमेरुलस जिसे हम बनाएंगे इस तरह का धमनी, बहुत पतली पतली कसेर की कैपिलरी यहाँ होता है और इस तरह सिराओं से निकल जाता है। ये थोड़ा मोटा होता है और ये पतला होता है। ये बहुत ही महीन कैपिलरी होती है, यानी कि केशिकाएं होती हैं, बहुत ही पतली पतली नसें होती हैं इसमें। और इसे ये जो होता है ब्रेक धमनी, है ना। ब्रेक धमनी से इसमें आता है, इसे बोलते हैं अधिवाही धमनी। अभिवाही धमनी में कहां से रक्त आता है? अभिवाही धमनी में ब्रेक धमनी से, है ना। ब्रेक धमनी से। और ब्रेक धमनी में कहां से आता है? देखिए ब्रेक धमनी में कहां से रक्त आता है? महाधमनी से। महाधमनी से ब्रेक धमनी में, ब्रेक धमनी से अभिवाही धमनी में, और इस प्रकार इसे बोमेन संपुट बोलते हैं। इसे बोलते हैं बोमेन संपुट। इसे बोलते हैं अपवाही ये सीरा।
है ना। और अपवाही धमनी है ये, है ना, ये भी धमनी है, ये अपवाही धमनी। और इसमें कहां से आता है, ये वृक्क शिरा से आता है, वृक्क शिरा, वृक्क शिरा। और वृक्क शिरा में कहां से आएगा, वृक्क शिरा में कहां से आएगा, वृक्क शिरा में आएगा, वृक्क शिरा से कहां से जाएगा, महाशिरा से, है ना। इसमें रक्त आता है, यहां छनता है और इधर से निकलता है वृक्क शिरा, और वृक्क शिरा से महाशिरा, है ना। अब देखिए ये हुआ, इसे बोलते हैं हेलर लूप, जो यू आकार का है ना। इसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित ऐसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित, है ना। समीपस्थ कुंडलित नलिका ये है, और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है ना। तो देखिए कैसे इस तरह इसकी संरचना बनती है। सबसे पहले हम लोग एक कप के आकार की रचना बनाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट, है ना। फिर इसके बाद एम बनाएंगे, फिर यू बनाएंगे, फिर एक एम बनाएंगे, और इसे एक पाइप की में इसे खोल देंगे, है ना। इसे बोलते हैं संग्रह नलिका। और ये जाकर के खुलता है मूत्र वाहिनी में, मूत्रवाहिनी में खुलता है, और ये मूत्रवाहिनी फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, ठीक है। समझे आप लोग। देखिए अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये हुआ नेफ्रॉन की संरचना। किसका संरचना है ये, नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे बनाएंगे। इधर से सबसे पहले जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसका पोषण, भोजन के दौरान जो हमारे शरीर में पोषक तत्व मौजूद आते हैं हमारे ब्लड में, तो पोषक तत्व के साथ साथ कुछ अवांछनीय पदार्थें भी हमारे ब्लड में मौजूद हो जाती है, जैसे यूरिया हुआ, और कुछ लवण भी होते हैं, ठीक है। तो वो महाधमनी से आते हैं वृक्क धमनी में। वृक्क धमनी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। और वृक्क धमनी से फिर आता है अभिवाही धमनी में, और ये अभिवाही धमनी कुछ मोटा होता है ये अपवाही धमनी से, और ये कहाँ जाता है, वोमन संपुट में। ये कप का आकार का जो रचना आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं वोमन संपुट, है ना। तो वोमन संपुट में ये जाता है। तो चूंकि ये मोटा होता है और बहुत तेज दबाव से ये जाता है, तो क्या होता है, ये पतली पतली केशिकाएं जो होती है इसे बोलते हैं ग्लेमुलरस इसे बोलते हैं। और इससे जो है छन करके इसमें जो है इतना दबाव से ये जाता है कि इसमें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है वो भी इसमें छन कर चला जाता है, ठीक है। जब इसमें छन कर जाता है तो अब इसके बाद बचे हुए रक्त जो है ये अपवाही धमनी से वृक्क शिरा में, वृक्क शिरा से महाशिरा में चला जाता है।
अब ये इसमें तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी चीजें भी छन गई है, तो क्या करता है ये वोमेन संपुट, इसमें फिर पुनः अवशोषण होता है। देखिए पहला तो आप देखिए ये 3 चरणों में होता है। ये कार्य जो है हमारे रक्त का साफ करना और मूत्र का निर्माण, ये 3 चरणों में होता है। पहला चरण को बोलेंगे ग्लोमेरुलस निस्पंदन, यानी इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, है ना। तो ग्लोमेरुलस निस्पंदन में क्या काम होता है, यानी ग्लोमेरुलस में निस्पंदन माने इसमें छनना वाला पहला काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम है वह पुनः अवशोषण, छनने के लिए तो छन गया। अब यहाँ से यहाँ जो ये मोटा वाला भाग आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसमें जो है फिर पुनः अवशोषण होता है। ये बहुत सारे हमारे आवश्यक पदार्थ का भी तो छनना हो गया, इसमें छन के आ गया, तो इसे पुनः अवशोषण यहाँ पर होता है ना। पुनः अवशोषण यहाँ पर होता है, कहाँ होता है, वोमेन संपुट में पुनः अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद जो है ये इसके बाद जो अनावश्यक पदार्थ है, कौन कौन से पदार्थ, जैसे है ग्लूकोज, यूरिया, कुछ लवण है ना, जल है, ये सभी छन करके इस ग्लोमेरुलस में वोमेन संपुट में आते हैं। तो ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज है, तो ये क्या करेगा कि सोखेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, कौन, वोमेन संपुट। और फिर कुछ पानी भी है हमारे लिए उपयोगी, तो उसको भी ऑब्जर्व करेगा। और लवण भी है, कुछ लवण भी है जो हमारे उपयोग के लायक है, तो उसको भी ऑब्जर्व करेगा। और यूरिया जो है और कुछ बाकी जल जो है और कुछ लवण जो है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसे क्या करेगा, वो हेनेल के रूप में डाल देगा, ठीक। अब यहाँ से ये चढ़ेगा और जाने के बाद कहाँ जाएगा, संग्रह नलिका में, है ना। इस तरह इस संग्रह नलिका में कई खांच इसलिए बनाया गया है कि संग्रह नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन आकर यहाँ खुलते हैं। और इसमें जो है ये कहाँ जा करके मिलता है, ये मूत्रवाहिनी में यानी मूत्र नलिका में जा करके मिलता है। और वहाँ से यूरेथ्रा में इकट्ठा होता है मूत्राशय में। इसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा इसे बाहर निकाल देने, मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये कार्य करता है। यानी पुनः अवशोषण हो गया, श्रवण यानी पुनः अवशोषण यहाँ से हो गया, इसके बाद ये यहाँ से श्रवण होता है और निष्कासन होता है ना। ये चूंकि ये कुंडलित दूर है, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए इसका बनाने का एकदम आसान तरीका है, और जो मैंने आप लोग को एक एक करके एक स्टेप से बताया है, इस तरह आप लोग अगर एग्जाम में बनाते हैं तो पूरी की पूरी नंबर आप लोगों को मिलेगी। एक सवाल उठता है कि यहाँ पर जब अवशोषण होता है तो फिर ये हमारे ब्लड को कैसे भेजी जाती है। देखिए जब यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है तो यहाँ पर इस तरह भी पतली पतली केशिकाएं यानी कैपिलरी जो है फैली होती है। इस तरह पतली पतली फैली होती है, और ये जा करके इस धमनी में, अपवाही धमनी वृक्क शिरा से महाशिरा में मिलता है, अब इसमें मिल जाती है ना। और मिल करके ये जो अवशोषित पदार्थ है यहाँ पर का, इसमें इसे दे देता है और फिर पुनः हमारे शरीर में ये पहुँचाई जाती है ना। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि हमारे शरीर में वृक्क किस प्रकार काम करता है। और ये वृक्क की जो इकाई है यानी किडनी का जो इकाई है वो है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन की संरचना बनाने के बारे में हम लोगों ने आज सीखा। और ये नेफ्रॉन किस प्रकार कार्य करते हैं ये हम लोगों ने आज जाना, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग उत्सर्जन कार्य में हम लोग किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का, मछलियाँ जलीय जीव किस चीज़ का करते हैं, अमोनिया का, और पक्षी जो है किस चीज़ का करते हैं, यूरिक एसिड का, और मकड़ी ग्वानिन का, है ना। ये उत्सर्जित पदार्थ है उसके। और एक चीज़ और है, हमारे शरीर में जो है कहीं कहीं देखिएगा जहाँ पेशाब किया जाता है वहाँ बहुत गंध आती है, दुर्गंध आती है।
तो वो क्यों, किस गैस के कारण आती है, क्यों दुर्गंध आती है? तो वो दुर्गंध, जैसे हम लोग यूरिया, मैंने बताया था कि यकृत का काम है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देना। फिर वो यूरिया जो है हवा के संपर्क में आ जाता है, तो 2-4 घंटा के बाद वो यूरिया फिर पुनः अमोनिया में बदल जाता है। जब अमोनिया में पुनः बदलता है तो उस अमोनिया गैस के उत्पत्ति के कारण क्या होता है कि दुर्गंध आता है ना। किसी किसी के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाती है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और उसके पेशाब जो है ज़्यादा गंध देता है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर कोई पेशाब करता है तो उसका पेशाब जो है ज़्यादा गंध देता है। इसीलिए हम लोग बाथरूम में जाने के बाद हम लोग कहते हैं पानी से उसे पेशाब को बहा देना चाहिए, क्योंकि वह पेशाब जो है अगर 2 घंटा रह गया तो वो यूरिया जो है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जिससे फिर वहाँ दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और हमारा मूत्र किस प्रकार का है, क्षारीय है या अम्लीय है, और मूत्र में कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, इसे भी हम लोग, यानी यूरिन में यानी मूत्र में कितना % जल होता है? 96%, यानी 96% जल होता है और 2% यूरिया होता है तथा कुछ लवण भी 2% पाए जाते हैं, और ये अम्लीय होता है। जब कोई जहर खाता है, जहर खा लेता है, तो हमें इसकी पता कैसे चलती है? ब्रिक से नहीं, क्योंकि ब्रिक जो है बहुत सारे जहर को, अम्ल और अम्लीय को वो क्षारीय में परिवर्तन, जहर को, बहुत सारे जहर को वो नष्ट करने की उसमें क्षमता होती है, नष्ट कर देती है। ठीक है। अक्सर आता है कि शराब पीने से हमारी कौन सी शरीर के कौन सा अंग जो है खराब हो जाता है, तो अक्सर लोग मार देते हैं कि शराब पीने से ब्रिक खराब हो जाता है, यानी किडनी खराब हो जाती है। नहीं, किडनी तो बहुत सारी अम्लीय चीज़ों को, क्षारीय में ये सब बैलेंस करता है, लेकिन यकृत, हमारी यकृत जो है यानी लीवर जो है खराब हो जाती है। हाँ, हालांकि शराब वराब पीने से किडनी पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव लीवर पर पड़ता है, और लीवर ही अक्सर जहर खा के मरने वाले व्यक्ति की लीवर के जांच से पता चलता है कि वो जहर का सेवन किया है, क्योंकि बहुत सारा उस जहर का बेअसर जो है कर देता है, किडनी उसे बेअसर करने में समर्थ होता है। ठीक है। उत्सर्जन पाठ में हम लोगों ने उत्सर्जित अंग के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन की रचना के बारे में पढ़ा, इसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ा, है ना। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये डायलिसिस या हीमोडायलिसिस किस विधि द्वारा होता है, यानी किसी की किडनी जब खराब हो जाती है, ब्रिक जब खराब हो जाता है, तो उस समय हम कौन सी विधि से जीवित रहते हैं, यानी डायलिसिस विधि से जीवित रहते हैं। तो वो डायलिसिस विधि कैसे होती है ना। अगर किडनी हमारी खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, यानी रक्त को छानना बंद कर दे, तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं, इसकी मशीन को, इस विधि को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। और वो डायलिसिस की क्रिया विधि को हम लोग आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद पादपों में भी उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होती है, इसे हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आइए पुनः एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। यानी ब्रिक में देखिए, सबसे पहले एक कप की समान रचना बनाएंगे, फिर इसे एम बनाएंगे, फिर यू बनाएंगे, फिर एक एम बना करके एक पाइप जैसी संरचना में इसे निकाल देंगे। ठीक, बनाने के तरीका। इसके बाद इधर से ये आएगी पहले महाधमनी। ठीक है। महाधमनी से ब्रिक धमनी में आएगा ब्लड, फिर ब्रिक धमनी से अभिवाही धमनी में आएगा। ये अभिवाही धमनी कुंडलित होकर के क्या बनाएगा? ग्लोमेरुलस। ये जो कुंडलित होकर रचना बनाता है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें से रक्त जब आएगा तो इस ग्लोमेरुलस से छनेगा, और काफी दबाव होने के कारण इसमें से आवश्यक पदार्थ भी छन जाएंगे, और जो इसका पुनः अवशोषण होगा वोमेन संपुट में, है ना। पुनः अवशोषण होने के बाद जो बेकार पदार्थ बनेगा वो मूत्र के द्वारा जो है संग्रह नलिका में निकाल दिया जाएगा, और संग्रह नलिका जाकर खुलती है मूत्रवाहिनी में और फिर मूत्राशय में, और फिर इसके बाद मूत्र मार्ग से मूत्र को निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये क्रिया जो है 3 भागों में होता है, यानी ग्लोमेरुलस निस्पंदन, यानी इसमें ग्लोमेरुलस से छानने में, और पुनः अवशोषण यानी वोमेन संपुट में जो पुनः अवशोषण होता है। इसके बाद श्रवण, यानी इसमें श्रावित कर दी जाती है ना। ये 3 प्रकार से होती है, यानी 3 चरणों में इसकी प्रक्रिया जो है पूरी होती है। और मूत्र में जो है जल 96% होता है, यूरिया भी 2% होती है, बाकी लवण भी 2% होता है, और यूरिन का नेचर जो है अम्लीय होता है। और ये इसमें गंध जो है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन से होता है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब
अगले वीडियो में। थैंक यू।